हेलो, वेलकम टू टारगेट 91 यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं साइंस के क्वेश्चन, जिसमें हमें 3000 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ना है। अभी तक हमने 300 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जो कि फिजिक्स पर बेस्ड है। आज का टॉपिक भी फिजिक्स पर बेस्ड है और जिसमें हम ध्वनि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है, ध्वनि की अध्ययन है। ध्वनि की अध्ययन ध्वनि है। किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? निर्वात से होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों में यात्रा करती है। याद रखना, अनुदैर्घ्य तरंगों में ही ध्वनि यात्रा ट्रेवल करती है। पराश्रव्य तरंगे होती है। पराश्रव्य तरंगे श्रव्य आवृत्ति पराग से उच्च ध्वनि आवृत्ति वाले तरंगे होती हैं। पराश्रव्य ध्वनि किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्तों द्वारा। मनुष्य के कान से सुनने योग्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? उसकी क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मानव कर्ण द्वारा जो ध्वनि तरंगे नहीं सुनी जा सकती, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। श्रव्य परिसर की सबसे ऊपरी सीमा किसके पास है? चमगादड़ों के पास। चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उन्हें उड़ने में सक्षम होते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंग। किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति परिवर्तित नहीं होती है? वायुदाब। वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन आने पर भी नहीं बदलता, तो वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन होने के बाद भी वायु में ध्वनि का वेग नहीं बदलता। वायु में ध्वनि की गति किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती? वायु के दाब बढ़ने से प्रभावित नहीं होती। हवा में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? हवा के घनत्व पर। ध्वनि हवा में तेजी से गमन करेगी जब आर्द्रता उच्च हो। जब आर्द्रता उच्च हो। ध्वनि की गति क्या है? तो ध्वनि की गति 1100 फीट प्रति सेकंड के हिसाब से प्रवाह करती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि हम दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर प्रति सेकंड ही होगी। अर्थात वायु में ध्वनि की जो चाल है उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि एक धमाका 1 किलोमीटर की दूरी पर होता है तो वह लगभग इसके बाद सुनाई देगा 3 सेकंड के बाद। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है किसमें? ठोस में। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है इस्पात में, अर्थात ठोस में। ध्वनि का वेग न्यूनतम स्तर पर होता है वायु में। ध्वनि तेजी से गमन कर सकती है। वायु की तुलना में लोहे में अधिक तेजी से ध्वनि गमन कर सकती है। समानता पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक है? तो हाइड्रोजन में सबसे अधिक है। ध्वनि का वेग निर्भर करता है। ध्वनि का वेग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक हर्ट्ज है। ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है आवृत्ति से। प्रति सेकंड कंपन अथवा दोलनों की व्याख्या किसमें कर सकते हैं? आवृत्ति में। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की तारत्व तीक्ष्ण होने का कारण है उनकी उच्च आवृत्ति का होना। महिलाओं की आवाज़ तीक्ष्ण क्यों होती है? महिलाओं की पिच कम होती है, इसलिए आवाज़ तीक्ष्ण होती है और दूर तक सुनाई देती है। महिलाओं की स्वर का पिच साधारणतः पुरुषों से ज़्यादा होता है। किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व सबसे अधिक होता है। सामान्य वार्तालाप की ऊंची आवाज़ है करीब 60 डेसिबल। डॉपलर प्रभाव का लाभ होता है ध्वनि एवं प्रकाश तरंगों पर।
स्पंद का उत्पन्न होना किस घटना का परिणाम है? सुपरपोजिशन। ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर लौट जाती है, किसी चीज से टकराने पर लौट आती है। समुद्र की गहराई नापने वाला सोनार किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनी जाती है, जो टकराकर वापस आती है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होगा, तभी सुनाई देगी। किसी उच्च मकान के सामने खड़ा एक व्यक्ति अपनी ध्वनि की प्रतिध्वनि को 2 सेकंड के बाद सुनता है। मकान की अनुमानित दूरी कितनी होगी? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसी अनुमान से हम देखें तो 2 सेकंड के बाद में 664 मीटर प्रति। अनुनाद किससे संबंधित है? अनुनाद आयाम से संबंधित है। सैन्य बलों को कदमताल करते हुए पुल पार करने की अनुमति नहीं होती है। क्यों? इससे पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो इसका क्या कारण होगा? अनुनाद, मतलब कि वहाँ पर कंपन होने जैसी स्थिति बन जाएगी। अल्ट्रासाउंड के सामान्य नाम से बुलाया जाने वाली नई दैनिक तकनीक किसके अभिलेख पर आधारित है? अति निम्न आवृत्ति वाली तरंगों की प्रतिध्वनि पर आधारित है। जब ध्वनि तरंगे पानी में आंतरिक भाग से प्रतीत होती है तो कौन अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति। पराध्वनि की चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है मैक। पराध्वनि विमान किसकी रफ्तार से उड़ते हैं? ध्वनि की रफ्तार से। चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बातचीत क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं करती। सेल्युलर फोन संचालित होने में किसका उपयोग होता है? माइक्रो तरंगों का। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो यह इसमें स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं ध्वनि की तीव्रता से। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर। सितार एक यंत्र है। सितार यंत्र परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अब हम वो यंत्र देखेंगे जो एक से दूसरे फॉर्म में परिवर्तन करते हैं। किसी वस्तु में कंपन से उत्पन्न होता है ध्वनि। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को व्यक्त किया जा सकता है चक्र प्रति सेकंड के रूप में। किसी वजह से सभा भवन में ध्वनि की निरंतरता बनी रहती है ध्वनि के पुनरावर्तन के कारण। एक विद्युत घंटी किसी बेल जार के भीतर रखी गई है जिसे एक निर्वात में जोड़ा गया है। जब बेल जार पूर्ण रूप से निर्वातित हो जाता है तब किसी प्रकार की ध्वनि सुनाई नहीं देती। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है? वायुयान के। इको साउंड का प्रयोग होता है। इको साउंडिंग का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। रिकॉर्ड करने तथा रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है डिक्टोफोन। संबंधित है श्रवण क्षमता से। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? डॉपलर का प्रभाव। किसका प्रयोग समुद्र की गहराई जानने, कोई मोटा परत को नापने, हिमशैल की स्थिति, धातुओं में त्रुटि इत्यादि जानने के लिए प्रयोग में किया जाता है? पराश्रव्य तरंगे। अब हम कुछ रूपांतरण देख लेते हैं एक यंत्र से दूसरे यंत्र में परिवर्तित हुई फॉर्म को। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है डायनेमो। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है मोटर। तीसरा है ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन लाउड स्पीकर। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन विद्युत सेल। विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन विद्युत बल्ब। रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन मोमबत्ती। यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन सितार।
ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन इंजन के द्वारा होता है। भाप की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो भाप की गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। 540 कैलोरी प्रति ग्राम। अभी हमने जितने भी यंत्र पढ़े ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप एक बार जरूर पढ़ना, इन्हें याद करना एक बनता ही है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पदार्थ वाष्प से द्रव्य स्थिति में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? संघनन। आग से पानी का गर्म होना ऊष्मा का संवहन कहलाता है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर। याद रखना, वायुमंडल की आर्द्रता नीचे द में र है तो इसी प्रकार गणेश के ग में भी र है, इस प्रकार से इसको याद रखना। आर्द्रता है और एक हाइग्रोमीटर और दूसरा हाइड्रोमीटर, दोनों में प्रश्न पूछा जाता है, कंफ्यूजन करने वाले 2 पॉइंट हैं। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र हाइड्रोमीटर। देखिए, घनत्व मापने की बात अगर आए तो हाइड्रोमीटर होगा, और अगर वायुमंडल की आर्द्रता मापने का प्रश्न आया तो हाइग्रोमीटर होगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से 2 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन बनेगा। संगीत का एक वाद्य यंत्र जाइलोफोन। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला उपकरण केस्कोग्राफ है। विद्युत धारा की प्रबलता मापने का यंत्र गैल्वेनोमीटर। विभवांतर मापने का यंत्र इलेक्ट्रोमीटर। वह यंत्र जिसके द्वारा किसी बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तन करके यांत्रिक प्राप्त किया जाता है, वह यंत्र क्या कहलाता है? वह यंत्र टरबाइन कहलाता है। इस प्रकार आज हमने लगभग 100 के समथिंग प्रश्न कवर किए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, ये वही प्रश्न है जो पिछले वर्षों एग्जाम में पूछे गए हैं।